नमस्कार, मैं हूं राजीव ढोंडियाल। आप देख रहे हैं आज तक और सबसे पहले बुलेटिन में बड़ी खबर। नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा को 6 मई तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। पुलिस कस्टडी की मांग रखी गई थी लेकिन कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया। अब उनकी बेल पर 29 अप्रैल को सुनवाई होगी। दोनों के खिलाफ देशद्रोह का भी केस दर्ज किया गया। देशद्रोह का केस भी इसमें दर्ज किया गया क्योंकि दोनों ने स्टेट मशीनरी को चैलेंज किया था। नवनीत राणा ने यह आह्वान किया था कि वो मुख्यमंत्री आवास के पास जाकर वहां पर हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे और उनका यही आह्वान उनके लिए अब मुसीबतें खड़ी कर रहा है। कल वो 9 बजे जाने वाली थी सीएम आवास के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ करने के लिए, लेकिन 9 बजते उससे पहले शिव सैनिक खार स्थित उनके घर के बाहर पहुंच गए। बड़ी संख्या में डट गए, बैरिकेडिंग तोड़ दी गई, उनके घर के भीतर दाखिल होने की कोशिश की गई लेकिन पुलिस मुस्तैद थी, भीतर नहीं जा पाए। बाहर प्रोटेस्ट करने के लिए बैठ गए। प्रियंका चतुर्वेदी और तमाम दूसरे शिवसेना जो है पहुंचते हैं, लीडर्स पहुंचते हैं और फिर मुख्यमंत्री आवास के बाहर भजन कीर्तन शुरू हो जाता है। एक तरफ कहते हैं कि हम इंतजार कर रहे हैं कि कब राणा दंपति आए और वो हनुमान चालीसा का पाठ करें, हम तो उनका स्वागत करना चाहते हैं। कोल्हापुरी मिर्ची से उनका स्वागत होगा, वड़ा पाव से उनका स्वागत होगा। बहरहाल इस बीच में काफी देर तक ये चला, कई घंटों तक ये जबरदस्त ड्रामा चलता रहा। राणा दंपति घर से बाहर निकल नहीं पाए क्योंकि शिवसैनिक बाहर थे, लेकिन शाम होते होते जब उन्होंने अनाउंसमेंट कर दी थी कि प्रधानमंत्री के दौरे के मद्देनजर वो अब अपना एक कार्यक्रम टालते हैं, लेकिन उनको गिरफ्तार कर लिया गया और अब जबरदस्त राजनीति। उनको आज जुडिशियल कस्टडी दिया गया है। हाँ, बेल एप्लीकेशन इज केप्ट ऑन 29। हाँ, हम लोग हमारा सेश 27 को देने वाले हैं। अच्छा, हाँ, तो तब तक ये जेल में रहेंगे? तब तक ये जेल में रहेंगे। सेडिशन किस बेस में लगा आप लोगों ने? यही कि इन्होंने जो हेट और डिसलाइक जो गवर्नमेंट के खिलाफ, जो चीफ मिनिस्टर है उनके खिलाफ उन्होंने जो ये किया, गवर्नमेंट मशीनरी को जो चैलेंज किया है, उसकी तहत से इसको 124 लगाया। This entire case is a bogus case. They have a very strong feeling that they are standing on loose ground. They know there is a possibility of release on bail. Therefore, they are prepared for a second FIR. So they are going to arrest him the moment he is released on bail in one case. Then there may be another case. Then there may be another case. We know what is supposed to be done. तो आपने दोनों ही वकीलों की बात सुनी और राणा दंपति के वकील कह रहे हैं कि ये बोगस केस है और उन्होंने कहा कि कमजोर बुनियाद पर खड़ा है। उनको पता है कि उनको आसानी से बेल मिल जाती, उन्होंने दूसरा मुकदमा कर दिया और वो यही करेंगे, एक के बाद एक मुकदमे करते चले जाएंगे। तो ये बहुत बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। राणा दंपति फिलहाल जेल में और 4 दिन अब उनको जेल में ही रहना भी पड़ेगा क्योंकि 29 तारीख को अब जो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये लेटेस्ट तस्वीरें हैं चूंकि कोर्ट में उनको बैंड्रा कोर्ट में पेश किया गया था और ये तस्वीरें जब उन्होंने वेव किया, उन्होंने हाथ हिलाया था। विद्या हमारी संवाददाता इस वक्त बैंड्रा कोर्ट के बाहर मौजूद है। विद्या, इस केस में अब आगे क्या होगा? जी देखिए, अभी तो फिलहाल अदालत की जो कार्रवाई है, क्योंकि हॉलीडे कोर्ट था, हॉलीडे कोर्ट में ज्यादा कुछ कार्रवाई हो नहीं सकती क्योंकि मजिस्ट्रेट जो आते हैं वो थोड़े समय के लिए आते हैं और उसके बाद रिमांड का जो मामला होता है वो दे आते हैं। तो इससे बेल की जो हियरिंग है वो आज नहीं हो पाई और खासतौर से इसलिए भी नहीं हो पाई बेल की हियरिंग क्योंकि सरकारी पक्ष ने रिप्लाई जो देना होता है उसको दायर करने के लिए थोड़ा समय मांग लिया। तो उनको 27 तारीख तक का समय दिया है। 27 तारीख को सरकारी पक्ष को इसका जवाब, जो बेल एप्लीकेशन फाइल की गई है उसका जवाब देना है और उसके बाद 29 को हियरिंग है। तो जाहिर सी बात है कि इस पूरे मामले में 29 तक तो कुछ नहीं होने वाला। लेकिन जो मुंबई पुलिस के लोग हैं वो अभी फिलहाल अदालत से दोनों राणा दंपति को यहाँ से लेके गए हैं। यहाँ से ले जाने के बाद उनका भी कोविड टेस्ट होगा, उनका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा और उसके बाद उन्हें जिस भी जेल में जो प्रिजन अथॉरिटीज डिसाइड करेंगे कि कौन सी जेल में रखना है। मोस्टली ऐसा होता है कि महिलाओं को जो है वो बाइकला की जेल में रखा जाता है और पुरुषों को या तो केईएम, ये जो दूसरा सेंट आर्थर रोड जेल है वो यहाँ, नहीं तो तलोजा। बट डिपेंड करता है, दोनों पति पत्नी है तो शायद ये भी हो सकता है कि कुछ पुरुषों को, क्योंकि बाइकला जेल में भी मिलता है जगह, तो हो सकता है कि दोनों एक साथ रखे जाएं। बट ये प्रिजन अथॉरिटीज का डिसीजन होता है कि वो किस प्रिजनर को कहाँ रखना चाहें, किस जेल में रखा जाएगा। विद्या बताने की वो तय किया जाएगा। लेकिन विद्या, कोर्ट में सेडिशन का जो चार्ज रखा गया है, जो लगाया गया सेडिशन का चार्ज, उसके पीछे क्या दलील दी गई वकील की तरफ से?
जी देखिए, अदालत के में सेडिशन का जो चार्ज है, अगर आप देखें अदालत में हमेशा, चाहे वो हाई कोर्ट ले लीजिए या सुप्रीम कोर्ट, हर जगह से सेडिशन के चार्ज को हमेशा से कहा गया है कि इसे बहुत जुडिशियसली यूज करना चाहिए। हमने कई बार देखा है कि अदालत में जो सेडिशन के जो केसेस होते हैं वो अपने आप जब भी कोई भी जिसके ऊपर लगाए जाते हैं वो जब अप्रोच करते हैं तो अदालत तुरंत ही उन्हें खारिज कर देती है, उन्हें रिलीफ दे देती है। क्योंकि सबसे पहले ही बात तो यह है कि जो एक बॉम्बे हाईकोर्ट का ही एक रूलिंग था जिसके तहत साफ कहा गया था कि जो सेडिशन के चार्जेस हैं उसमें सरकारी पक्ष के जो वकील होते हैं, जो पुलिस अपने आप नहीं लगा सकती, उनको सरकारी तंत्र जो है उससे पूछताछ करके, जो वकील है उनसे पूछताछ करके ही लगाना चाहिए। इस पूरे मामले में भी शायद हो सकता है कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने अपना मत रखा होगा और शायद उसी के बाद ये लगा है, लेकिन फिर भी क्योंकि सेडिशन के चार्जेस ऐसे, क्योंकि आप देख लीजिए इस पूरे मामले में राणाज को ने कुछ कहा हो अगर या फिर कुछ कदम उठाए हो सरकार के खिलाफ तो सेडिशन का चार्ज बनता है। लेकिन यहाँ पर जैसा कि रिजवान मर्चेंट कह रहे थे कि सेडिशन का चार्ज एक तो पहले था भी नहीं, न रिमांड कॉपी में था, सडनली इनको रातों रात ख्याल आया कि सेडिशन भी लगा देते हैं। तो ये जिस तरीके से ये काम हो रहा था, शायद इसकी वजह से जो उन्होंने पूरा आर्ग्यू किया है। ठीक है विद्या, मैं लौट रहा हूं आपके पास। विद्या, लौट रहा हूं, हमारे साथ ऋत्विक हमारे संवाददाता जुड़े, उनके पास भी जाऊंगा, लेकिन उससे पहले ये जो तस्वीरें आ रही, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, आप देख रहे थे रवि राणा को और कुछ कहना जरूर चाह रहे हैं, लेकिन चूंकि वहां पर पुलिस वाले भी है, उनकी आवाज बाहर नहीं आ रही है। हमारे साथ संवाददाता ऋत्विक भी वहां पर मौजूद हैं। रवि राणा को आप देख रहे हैं, नवनीत राणा के ये पति हैं और दोनों को ही अब 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। वो कुछ कहना जरूर चाह रहे थे, चेहरे के हाव भाव और एक्सप्रेशन ये जरूर दर्शाते हैं कि वो इसके खिलाफ हैं, उनको ये सही नहीं लगा। बल्कि उनके वकील भी यही बात करते हैं। ऋत्विक हमारे से जुड़ गए। ऋत्विक, क्या रवि राणा से बातचीत हो पाई, क्या कहना चाह रहे थे आप? बिल्कुल नजदीक थे उनके। ऋत्विक वहां पर अभी मूव कर रहे हैं, तक शायद मेरी आवाज नहीं पहुंची, दोबारा उनका हम रुख करेंगे। पंकज भी हमारे संवाददाता वहां से हमारे साथ, उनका भी रुख करेंगे। लेकिन बहुत बड़ी खबर इस वक्त आपको देते हैं, बांद्रा कोर्ट के बाहर हलचल बहुत ज्यादा तेज हो गई है। ऋत्विक, एग्जैक्टली क्या क्या हुआ आपके पास, क्या जानकारी क्या क्या है आपके भीतर में, एग्जैक्टली क्या क्या हुआ है? सबसे पहले तो मैं बता दूं राजू आपको कि जब रवि राणा और नवनीत राणा को बांद्रा कोर्ट ले आया गया तब यहां पुलिस की कस्टडी में होने के बावजूद वो यहां पर उद्धव ठाकरे मुर्दाबाद की घोषणा कर रहे थे और इसी के कारण यहां पर सुरक्षा व्यवस्था और बढ़ाई गई। इतना ही नहीं, मीडिया को पूरी तरह से कोर्ट में जाने से रोक लगा दी गई। लगभग 1 घंटा तक यहां पर जिरह चली और जो यहाँ पर वकील है प्रदीप घरत, जो कि सरकारी पक्ष रखने वाले थे, उन्होंने रिमांड पर पुलिस कस्टडी की मांग की थी, लेकिन मजिस्ट्रेट ने जो है उसे रिजेक्ट कर दी गई है। और हमने उनसे पूछने की कोशिश की कि किस आधार पर ये रिजेक्ट हुई है, क्या चार्जेस जो आपने फ्रेम किए थे क्या उसे आप कोर्ट में जस्टिफाई कर पाए, तो उस पर उनका कुछ भी कहना नहीं था। हालांकि लेकिन जो बड़ा सवाल बना हुआ है, ये सेडिशन का चार्ज क्यों, सेडिशन का चार्ज क्यों, उसके पीछे की आधार, उसके पीछे की दलीलें क्या? जी, रिजवान मर्चेंट जो राणा दंपत्ति के वकील है, उनसे हमने जब ये सवाल पूछा तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये आरोप लगाया गया है इसलिए क्योंकि उनका कहना यह है कि मुख्यमंत्री के खिलाफ बयानबाजी की गई थी, उन पर कई तरह के झूठे आरोप राणा दंपत्ति लगातार लगा रहे थे और उसी के चलते एक राज्य के मुख्यमंत्री के खिलाफ बयानबाजी करने की वजह से जो है ये सेडिशन का चार्ज लगाया गया है। हालांकि साफ तौर पर नजर आ रहा है कि ये चार्ज जो है जो जस्टिफाई नहीं कर पा रहा है सरकारी पक्ष, उसी वजह से पुलिस कस्टडी है वो रिजेक्ट हो गई है। हालांकि उसके बाद तुरंत एक दूसरा चार्ज भी लगाया गया था जिसको वो जस्टिफाई नहीं कर पा रहे थे। रिजवान मर्चेंट का कहना है कि एक के बाद एक मुकदमा दर्ज कराकर राणा दंपत्ति को पुलिस कस्टडी में ही रखने की कोशिश जो है सरकारी पक्ष की तरफ से हो रही है। लेकिन क्या वो बयान बताए गए, सुनाए गए कोर्ट में कि ये बयान उन्होंने दिया है इसलिए हमने इन पर सेडिशन का चार्ज लगाया है? जी नहीं,
उस बयान को वो जस्टिफाई नहीं कर पाए, ना ही कोई बयान ऐसा कोर्ट में वो पेश कर पाए, चाहे वो राणा दंपति जो है वो अपनी तरफ से अपनी भूमिका रखने के लिए कुछ सोशल मीडिया पर वीडियोज रिलीज कर रहे थे, कुछ ट्वीट वो लोग लगातार कर रहे थे, लेकिन कहीं पर भी सरकारी पक्ष इस तरह का कोई बयान जो है वो जस्टिफाई नहीं कर पाया और शायद इसीलिए जो है उन्हें पुलिस कस्टडी नहीं मिल पाई है। जुडिशियल कस्टडी मिली है। रिजवान मर्चेंट अब भी अपनी जिरह के बाद वो कह रहे थे कि हम अपनी भूमिका मैं ऋत्विक आपके पास लौट रहा हूं, माफी के साथ मैं आपको टोक रहा हूं। इस वक्त हमारे संवाददाता पारस हमारे साथ जुड़ गए जो ऑर्थर रोड जेल के बाहर मौजूद हैं। पारस, वहां पर क्या चल रहा है? क्या वहीं पर लाया जा रहा है राणा दंपति को? राजीव, यहाँ पर जो आथिलोड जेल है यहाँ पर रवि राणा को लाने की आशंका है। रवि राणा जो है वो इधर ही आएंगे और इधर ही उनको जेल में ले जाया जाएगा। ये आर्थर रोड जेल है। जो बाइखला जेल है वहां पर नवनीत राणा को ले जाया जाएगा क्योंकि वो डेडिकेटेड लेडीज जेल है। तो यहाँ पर आर्थर रोड में यही आशंका लगाई जा रही है कि कुछ ही देर में जो है कुछ कोविड टेस्ट करवाने हैं, कुछ और टेस्ट जो है वो होंगे। वो टेस्ट होने के बाद जो है रवि राणा यहाँ पर आएंगे और उनके साथ साथ जो है नवनीत राणा को बाइखला जेल ले जाया जाएगा मुंबई के। वहीं कुछ ही देर पहले कोर्ट का एक फैसला आया जिसमें ये कहा गया कि 6 मई तक इन दोनों को जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया है। जुडिशियल कस्टडी के साथ साथ जो है इन पे सेडिशन का केस भी जो है वो दायर किया गया है। सेडिशन का केस नॉर्मली बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, बहुत सारे केसेस जो है पेचीदा हो जाते हैं ऐसे में। तो वहीं पिछले 2-3 दिन से ये पूरा मामला तुल पकड़ता जा रहा था। तुल पकड़ते पकड़ते ये मामला जो है वो कोर्ट तक पहुंचा। कल पूरा दिन मुंबई में अस्त व्यस्त रहा। पूरा सिचुएशन जो है वो बुरी तरीके से जो है किया गया। शिव सैनिकों ने बड़ा हल्ला किया। मातुश्री पे हो या फिर खार पुलिस स्टेशन पे हो, नवनीत राणा का घर हो, रवि राणा के घर के नीचे जो है वो माहौल जो है वो बहुत पेचीदा हो गया था। उसके बाद आज सबसे अहम दिन था जब कोर्ट ये फैसला लेने वाली थी। कोर्ट में जो है वो दलीलें देने जाने वाली थी कि क्या हो सकता है, क्या पुलिस कितनी कस्टडी की मांग करेगी। तो उसमें आज अहम फैसला ये आया है कि 6 मई तक राणा दंपतियों को जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया है और थोड़ी देर में कुछ टेस्ट कराने हैं। मेडिकल टेस्ट होगा, साथ ही साथ कोविड का टेस्ट होगा। जो प्रोटोकॉल है उस प्रोटोकॉल को फॉलो करने के बाद रवि राणा को बाइखला के रवि राणा को जो है आर्थर रोड जेल लाया जाएगा और नवनीत राणा को जो है वो बाइखला वुमेन सेल में भेज दिया जाएगा। ये बड़ी बात आपने बताई, मैं आपके पास लौटा हूं, लेकिन इस बीच में बड़ी खबर यह है कि नवनीत राणा और रवि राणा पर सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर यह है कि देशद्रोह का चार्ज इसलिए लगा क्योंकि उन्होंने उद्धव ठाकरे के खिलाफ नारेबाजी की। ये एक अहम खबर आपको दे दें, उन पर स्टेट मशीनरी के उनको चैलेंज करने का आरोप लगा है। और ये जो तस्वीरें आई हैं जो बांद्रा जेल से बांद्रा कोर्ट में वो गए, वहां पर पेशी आज हुई, सुनवाई वहां पर हुई और उसके बाद की ये तस्वीरें। और उसके बाद रवि राणा कुछ कहना भी चाह रहे थे लेकिन उनकी आवाज आई नहीं क्योंकि शीशे लगे हुए थे, विंडो क्लोज थी गाड़ी की, इसलिए आवाज बाहर नहीं आ पाई। हमारे 3 संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विद्या, आप सवाल ये है कि अब ऑप्शन क्या, विकल्प क्या है राणा दंपति के पास? अब क्या 4 दिनों का इंतजार करेंगे या सोमवार को कुछ कर सकते हैं, मंगलवार को कुछ कर सकते हैं? आज तो चूंकि रविवार है तो कोई और ऑप्शन नजर नहीं आता। जी देखिए, जब तक वैसे भी सरकारी पक्ष रिप्लाई नहीं फाइल करता यानी कि जवाब नहीं देता तब तक तो वैसे भी कुछ नहीं हो सकता। तो सरकारी पक्ष को तो वैसे ही 27 तारीख तक का समय मिला हुआ है। तो 27 तारीख के बाद जब रिप्लाई फाइल हो जाएगा, ये अगर खुद अब राणा का जो कपल है उनके खुद वकील जो है, अगर मान लीजिए वो कुछ रिजॉइंडर देना चाह रहा हो, कुछ भी चाह रहे हो, वैसे जनरली रिजॉइंडर होता नहीं, लेकिन अगर मान लीजिए वो कुछ उस पर और कहना चाहें तो ये सारी जो चीजें हैं कागज के आदान प्रदान का जो समय है वो 27 तारीख को है और उसके बाद 29 को हियरिंग है। तो उससे पहले तो कुछ भी नहीं हो सकता, ये तय है। यहां तक कि अगर वो चाहें तो किसी और अदालत में चले जाएं, ऊपर की अदालत में चला जाए, ये भी नहीं होता क्योंकि जब तक निचली की अदालत इस पर निर्णय नहीं लेता, निचली अदालत, तब तक वो ऊपर की अदालत भी नहीं जा सकते। और निचली अदालत ने जब कह दिया है कि 29 को ये हियरिंग होगी, तो 27 जब रिप्लाई आ जाता है तो हो सकता है अगर मान लीजिए उनकी तबीयत खराब हो गई या कुछ हुआ, मतलब कुछ कोई अगर पेचीदगी आ गई, तो हो सकता है कि उनके वकील यहां फाइल कर दें फॉर एन अर्ली हियरिंग ताकि जल्द से जल्द हियरिंग हो। लेकिन जनरली जब कोई अदालत आदेश देता है कि अब इसकी सुनवाई 29 को होगी, तो जनरली वो वही तारीख को 29 को ही, क्योंकि 29 जो तारीख है वो एक नॉर्मल दिन है, वो एक हॉलीडे कोर्ट नहीं रहेगा। यहाँ जिस अदालत के सामने आज पेश किया गया था वो जज वहां वो नहीं रहेंगे, वो शिवड़ी कोर्ट से आज आए थे। ये दूसरे जज जो यहाँ के एक्चुअल जज हैं वो रहेंगे और उनके सामने जिरा होगी। तो जाहिर सी बात है कि 29 तक का जो समय है वो तो तय है कि उससे पहले 29 तक तो उनको इंतजार करना ही पड़ेगा। लेकिन ऋत्विक की एक सवाल ये कि राणा दंपति ये कह रहे थे कि हम अपनी बात पर अड़िग हैं, हम नहीं करेंगे, हम
हम जमानत याचिका दाखिल नहीं करेंगे, लेकिन 29 को करेंगे। आखिर क्या हुआ कि उन्होंने इरादे बदले और बेल एप्लीकेशन दायर करने का सोचा गया है? जी राजू, ये सवाल जब राजीव मर्चेंट को भी पूछा गया तो उन्होंने साफ कहा कि जब उन पर 153A ये सेक्शन दर्ज किया गया था, जो कि समाज में तेढ़ निर्माण करना, इस प्रकार का आरोप उन पर लगाया गया था, तो तब तक वो अपनी भूमिका पर अडिग थे। उनका कहना था कि ऐसा कोई भी बयान उन्होंने नहीं दिया है, ना ही ऐसी कोई कृति उन्होंने की है। इसीलिए कहीं ना कहीं वो अडिग थे कि हम बेल एप्लीकेशन करेंगे ही नहीं, क्योंकि गिरफ्तारी जो है वही अवैध है और हम उसके खिलाफ लड़ेंगे, हम कोर्ट से रिलीज ऑर्डर मांगेंगे। हालांकि हमारी सहयोगी विद्या भी बता रही है कि एक तरह का पॉलिटिकल स्टैंड था, जो कि कोर्ट में स्टैंड नहीं होता, टेक्निकल ग्राउंड्स पे स्टैंड नहीं होता। अगर जुडिशियल कस्टडी मिलती है तो आगे उन्हें बेल एप्लीकेशन करनी पड़ती है। तब जाकर रिजवान मर्चेंट ने ये साफ किया कि उन पर और भी दूसरी धाराएं लगाई जा रही थी जो कि झूठी थी, और उसी के कारण उन्होंने ये निर्णय लिया कि एक के बाद एक अगर इसी तरह वो मुकदमा दर्ज करते जाएंगे और अपनी कस्टडी में राणा दंपत्ति को रखने के लिए कहीं ना कहीं स्टेट मशीनरी का दुरुपयोग अगर वो करेंगे तो हमें बेल एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ेगी, और उसी के तहत उन्होंने बेल एप्लीकेशन भी फाइल की है। मुंबई में बीती रात जमकर बवाल हुआ। एक तरफ शिव सैनिकों का हंगामा चला तो दूसरी ओर बड़ी संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता भी सड़क पर उतर गए। ये सब कुछ सांसद नवनीत राणा की गिरफ्तारी और फिर बीजेपी नेता किरीट सोमैया पर शिव सैनिकों के हमले के बाद हुआ। पहले सांसद नवनीत राणा और उनके पति की गिरफ्तारी, फिर किरीट सोमैया पर खार पुलिस स्टेशन के बाहर हमला, और आखिर में देर रात तक खार और बांद्रा पुलिस स्टेशन के बाहर शिवसेना बीजेपी कार्यकर्ताओं का हंगामा। हनुमान चालीसा की सियासी लड़ाई का अंजाम यहां तक पहुंच गया। शिवसैनिक इतने गुस्से में भरे थे कि उन्होंने बीती रात खार पुलिस स्टेशन के बाहर किरीट सोमैया पर हमला बोल दिया। बीजेपी वालों ने फिलहाल जो राजकारण चालू किया है इस महाराष्ट्र में, एक दंगल के माध्यम से इन्होंने ये सब चालू किया, हिंदू मुस्लिम में भड़काना और शिवसेना की पूरी टीम को नास्ताबूद करने के चाह रहे, लेकिन इनको पता नहीं है कि ये बाला साहब की शिवसेना है। ये हम क्या कर सकते हैं और क्या करके दिखा सकते हैं, उनको आज पता चला है। शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी नेता की गाड़ी घेरने की कोशिश की, उनकी गाड़ी पर पानी की बोतलें फेंकी, पथराव किया। 70 ऐसी शिवसैनिक उन्होंने मेरी जान लेने का प्रयास किया, दगड़ लगे, पत्थर लगे, कार टूटी, मुझे लगा। खार पुलिस स्टेशन के अधिकारी को मैंने कहा था ये मेरा खून करने का इनका प्लान है, फिर भी खार पुलिस स्टेशन के अधिकारी ने मुझे पुलिस स्टेशन का दरवाजा से बाहर ढकल दिया, कुछ नहीं होगा। और शिवसेना के लोगों के साथ में संजय पांडे के निर्देशन में पुलिस ने मेरी जान लेने का प्रयास। हमले में किरीट सोमैया की गाड़ी के शीशे टूट गए, उनके जबड़े में चोट आई, चेहरे पर और आंख के नीचे भी चोट आई। जैसे ही किरीट सोमैया यहाँ पहुंचे, यहाँ पे जो शिव सैनिक थे वो भड़क गए और उन्होंने नारे लगाना शुरू कर दिया। जब गाड़ी अंदर जा रही थी उस समय भी नारे लग रहे थे, जब अंदर पहुंचे उस समय भी नारे लग रहे थे। गाड़ी जब बाहर निकली किरीट सोमैया की तो जो शिव सैनिक जो लोग थे वो और ज्यादा भड़क गए और उन्होंने जो किरीट सोमैया है उनकी गाड़ी पे हमला किया। पहले बोतलों से हमला किया गया और उसके बाद जो है कुछ पथराव भी हुआ। पथराव होने की वजह से जो है उनकी गाड़ी का कांच टूट गया और उनको जबड़े के नीचे जो है वो थोड़ी सी चोट आई है। निर्दलीय सांसद नवनीत राणा गिरफ्तार हुई और मुंबई पुलिस उन्हें खार पुलिस स्टेशन लेकर पहुंची। तो सियासत का अखाड़ा बन गया खार पुलिस स्टेशन। उन्होंने दिया हुआ कंप्लेंट पे गुना दाखिल है और उसका आगे का तपास मुंबई पुलिस कर रहा है एंड द इन्वेस्टिगेशन विल बी फेयर एंड इम्पार्शियल। हमले से पहले बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने निर्दलीय सांसद और विधायक की गिरफ्तारी का विरोध किया और ट्वीट कर कहा कि हनुमान चालीसा के लिए सांसद और विधायक को गिरफ्तार करने के लिए महाराष्ट्र में रावण राज की कड़ी निंदा करता हूं। सीएम ठाकरे अपनी घोटालेबाज सरकार के दहन से डरते हैं।
इस ट्वीट के बाद वे खार पुलिस स्टेशन पहुंचे। वहां थाने के बाहर पहले से बड़ी संख्या में शिव सैनिक मौजूद थे। कुछ देर पुलिस स्टेशन में रुकने के बाद जब किरीट सोमैया बाहर निकले तभी सारा बवाल शुरू हो गया। उन पर कुछ लोगों ने हमला बोल दिया। इस हमले के खिलाफ पुलिस शिकायत के लिए सोमैया बांद्रा पुलिस स्टेशन पहुंच गए। उधर हमले की खबर लगते ही सैकड़ों बीजेपी कार्यकर्ता भी इकट्ठा हो गए। फिर उद्धव सरकार के खिलाफ नारेबाजी शुरू हो गई। पुलिस स्टेशन के अंदर, खार पुलिस स्टेशन के अंदर जब किरीट सोमैया पहुंचे, पुलिस मौजूद थी और 70 से 80 गुंडे पुलिस स्टेशन के अंदर खड़े थे। तो ये पुलिस स्पॉन्सर्ड मॉब लिंचिंग की तैयारी महाराष्ट्र में हो रही है। ये मॉब लिंचिंग नहीं है, कहीं ना कहीं पुलिस का पूरा इन्वॉल्वमेंट है। निर्दलीय सांसद नवनीत राणा और विधायक रवि राणा ने उद्धव सरकार के एक्शन को लेकर बीजेपी से मदद मांगी। बीजेपी ने भी बिना देर किए गिरफ्तारी का विरोध कर दिया। इसके बाद किरीट सोमैया पर हुए हमले ने बीजेपी को सियासी ताकत दिखाने का मौका दे दिया। मुंबई से एजाज खान, साहिल जोशी और मुस्तफा शेख के साथ पारस दामन, आज तक ब्यूरो। हनुमान चालीसा पर जो हंगामा हो रहा है उसका मकसद वो नहीं जो दिख रहा है। पर्दे के पीछे की कहानी है महाराष्ट्र में फिर से पांव मजबूती से जमाने की कोशिश। बीजेपी के पक्के साथी शिवसेना ने 2019 में कट्टर दुश्मनों के साथ गठबंधन किया और सरकार बनाई। तभी से उद्धव ठाकरे बीजेपी के निशाने पर हैं। हनुमान चालीसा पढ़ने का इतना विरोध क्यों है? हनुमान चालीसा का हमें कोई विरोध नहीं है, पर वो जो ढोंगी हनुमान भक्त हैं उनका विरोध है। और इन्होंने जो गुंडे हमारे घर पे हमला के लिए भेजे, ये कोई बाहर की व्यक्ति आकर मातोश्री में घुसने की भाषा करेगी तो शिवसैनिक चुप बैठेंगे क्या? लड़ाई ना तो हनुमान चालीसा की है न राम भक्ति की। ये जंग महाराष्ट्र की सत्ता की है, जिसके करीब आकर भी बीजेपी दूर रह गई और दूर रहकर भी गद्दी पर चढ़ने के लिए उद्धव ठाकरे ने धुर विरोधी विचारधारा वाली पार्टियों के साथ गठबंधन कर लिया। अब बीजेपी हाथ से फिसली सत्ता को दोबारा हथियाने की फिराक में है, तो उद्धव किसी भी जतन से सत्ता बनाए रखने की जद्दोजहद में लगे हैं। सत्ता की इस भीषण जंग में हनुमान चालीसा और राम धुन सिर्फ और सिर्फ हथियार हैं, जिन्हें दोनों पक्ष पूरी ताकत से चला रहे हैं। नवनीत राणा हनुमान चालीसा के हथियार से उद्धव पर हमला बोलने को तैयार थी, तो उद्धव ने भी अपने शिव सैनिकों को इशारा दे दिया कि भक्ति के हथियार का जवाब भक्ति से ही दिया जाना चाहिए। उद्धव सरकार एक के बाद एक ऐसे विवादों में फंसती रही है, जिससे कि उसकी सालों की बनी बनाई छवि पर सवाल उठने लगे। चाहे वो पालघर में साधु संतों की पीट पीट कर हत्या का मामला हो, या अजान और लाउड स्पीकर का विवाद हो, या हनुमान चालीसा पाठ। इन मुद्दों के जरिए बीजेपी उद्धव को हिंदू विरोधी साबित करने पर उतारू है। लेकिन उद्धव अपने कट्टर हिंदुत्व का प्रमाण पत्र अयोध्या जाकर श्री राम के चरणों में ही अर्पित कराते हैं। क्या है हनुमान चालीसा? कौन पठन करेगा? हम पठन करेगा अगर हमको चाहिए तो। ये कोई बाहर की व्यक्ति आकर मातोश्री में घुसने की भाषा करेगी तो शिवसैनिक चुप बैठेंगे क्या? कभी नहीं बैठेंगे। अगर आप हमारे घर तक पहुंचने की कोशिश करेंगे तो जरूर हमें अधिकार है टिट फॉर टैट करने का। सवाल है कि बीजेपी और शिवसेना के बीच छिड़े इस सियासी संग्राम में नवनीत राणा कौन सी भूमिका निभा रही है? जवाब ये है कि नवनीत राणा 2019 में अमरावती से निर्दलीय सांसद बनी थी। नवनीत राणा के पति रवि राणा भी निर्दलीय विधायक हैं, लेकिन देवेंद्र फडणवीस के करीबी माने जाते हैं। 2019 के चुनाव के बाद रवि राणा ने बीजेपी के लिए निर्दलियों और छोटे दलों का समर्थन जुटाने की कोशिश की थी। 2019 में ही राणा दंपत्ति ने अमित शाह से मुलाकात की थी। नवनीत राणा ने
महाराष्ट्र का विवादित वसूली कांड लोकसभा में उठाया था। इसके अलावा नवनीत राणा लोकसभा अध्यक्ष से शिवसेना सांसद अरविंद सावंत की शिकायत भी कर चुकी है। शिवसेना को ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी कि शिवसेना हिंदुत्व को साथ में ले। मुश्किलों में है राणा दंपति, इसलिए क्योंकि न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है 14 दिनों की। तो धर्म पर सियासी खेल और राणा दंपति की जो मुश्किलें हैं वो और हो गई हैं तेज, मुश्किलें बढ़ गई हैं। तलोजा जेल लाया जा रहा है, रवि राणा को तलोजा जेल ले जाया जा रहा है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको दे दें। राणा दंपति को जेल भेजने से पहले उनका कोविड टेस्ट, जो कि एक नियम है अभी, तो नियम के तहत उनको जेल भेजा जा रहा है। कोविड टेस्ट करवाने के बाद राणा दंपति को जेल भेजने से पहले उनका कोविड टेस्ट और नेगेटिव रिपोर्ट आने के बाद उनको जेल भेजा जाएगा, क्योंकि अभी तक कम से कम 4 दिन तो उनको जेल में रहना होगा, क्योंकि 29 तारीख को सुनवाई होगी उनकी जमानत याचिका पर। तलोजा जेल ले जाया जा रहा है रवि राणा को। हालांकि पहले कहा जा रहा था कि उनको आर्थर रोड ले जाया जा सकता है, लेकिन तलोजा जेल ले जाया जा रहा है। ये एक क्लैरिटी इसमें आपको दे दें, ये बड़ी खबर आपको दे दें। तलोजा जेल ले जाया जा रहा है रवि राणा को, जो कि नवनीत राणा के पति हैं, उनको तलोजा जेल ले जाया जा रहा है। और कोर्ट ने राणा दंपति को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा है। 14 दिन की न्यायिक हिरासत में उनको अब तलोजा जेल में रहना होगा रवि राणा को। और नवनीत राणा को कौन सी जेल में रखा जाएगा वो भी क्लियर हो जाएगा कुछ वक्त के बाद। जुडिशियल कस्टडी दिया गया है। हाँ। बेल एप्लीकेशन इज केप्ट ऑन 29। हाँ। हम लोग हमारा सेश 27 को देने वाले हैं। अच्छा। हाँ। तो तब तक ये जेल में रहेंगे? तब तक ये जेल में रहेंगे। सेडिशन किस बेस में लगा आप लोगों ने? यही कि इन्होंने जो हेट और डिसलाइक जो गवर्नमेंट के खिलाफ, जो चीफ मिनिस्टर है उनके खिलाफ इन्होंने जो ये किया, गवर्नमेंट मशीनरी को जो चैलेंज किया है, उसकी तहत से इसको 124 लगाया। This entire case is a bogus case. They have a very strong feeling that they are standing on loose ground. They are standing on loose ground. They know there is a possibility of release on bail. Therefore, they are prepared for a second FIR. So they are going to arrest him the moment he is released on bail in one case. Then there may be another case. Then there may be another case. We know what is supposed to be done. तो एक दूसरे पर आपने सुना, दोनों ही वकीलों का जो पक्ष है वो अभी हमने आपके सामने रखा। सरकारी वकील कह रहे हैं कि उन्होंने महाराष्ट्र शासन को चुनौती दी, इसलिए उन पर ये राजद्रोह की जो है वो धारा लगाए गए हैं, उन पर सेडिशन के चार्जेस लगाए गए। दूसरी तरफ राणा दंपति के जो वकील हैं वो ये कह रहे हैं कि बोगस केस है। हमारे साथ हमारे संवाददाता 3 अलग अलग जगहों से हमारे साथ जुड़ गए हैं। हमारे साथ बैंडाकोट से हमारे साथ विद्या है, हमारे साथ ऋत्विक जुड़े हुए हैं और साथ साथ हमारे साथ पारस भी हमारे साथ है। तो विद्या, सबसे पहले आपके पास आना चाहता हूं, जो नए दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे होंगे इस वक्त, आज बांद्रा कोर्ट में एग्जैक्टली क्या क्या हुआ, सिलसिलेवार आप बताएं। अलग अलग जो धाराएं लगाई गई थी उन पर क्या क्या दलीलें थी सरकारी पक्ष की, और राणा दंपति के जो वकील थे उन्होंने क्या क्या उस पर दलीलें अपनी रखी। जी देखिए, सबसे पहले तो यहाँ जो बांद्रा कोर्ट था उसको अभी मैं दिखा दूं कितना खाली खाली लग रहा है। यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ कोई पुलिस वाले भी नहीं है, कुछ 2-3 जो यहाँ पे बैठे हैं पंखे की हवा खा रहे हैं, बस वही हैं। लेकिन जब राणा दंपति यहाँ जिनको लेके आना था तब मुंबई पुलिस ने इसे एक तरह से कह लीजिए फोर्ट्रेस की जैसे बना दिया था। एक परिंदा भी पर नहीं मार सकता था, इस तरह से उन्होंने कर दिया था। पत्रकारों को अलाउ नहीं किया था। थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन जो हमें वकीलों से मिल रही थी वो ये थी कि सबसे पहले रिजवान मर्चेंट जो वकील हैं राणा के, उन्होंने अदालत में सबसे पहले उठ के जिरह करना शुरू किया। उन्होंने कहा कि जिस तरह से ये केस बनाया गया पूरा का पूरा पॉलिटिकल केस है, इसमें और एक मंत्र जाप करना या एक हनुमान चालीसा पढ़ना, वो भी कहाँ पे पढ़ना, ये भी एक बहुत बड़ा कोई मुद्दा नहीं बन सकता था। अमरावती में हर साल हनुमान चालीसा पाठ करते हैं, अगर यहाँ एक बार कर लेती तो क्या चला जाता। ये सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल गिमिक था, जिसकी वजह से ये पूरा मामला अब सेडिशन तक का हो गया। हालांकि सेडिशन का सेक्शन रिमांड कॉपी या एफआईआर में नहीं है, लेकिन उसकी जब जिरह की गई थी तो इसकी वजह से अदालत में रिजवान मर्चेंट ने कहा कि क्या वजह है कि अब इसमें सेडिशन का मामला भी घुसा दिया गया है, जबकि सेडिशन तो है ही नहीं। यहाँ पे तो बातचीत हो रही थी, रवनीत राणा बार बार कह रही थी, रवि राणा कह रहे थे कि हमको बस मंत्र जाप करना है। वहां आपने उनको लोग जो है शिव सैनिक वो भिड़ गए कि नहीं करने देंगे। साथ तो ये होना करना चाहिए था कि हमारे साथ आप बैठ के मंत्र जाप करते। कोई मंत्र जाप करना कोई बुरी बात तो है नहीं। बस इसी बात है कि जो जिरह थी उसके बाद सरकारी पक्ष ने जिरह किया कि ये पूरा मामला लॉ एंड ऑर्डर का था। लॉ एंड ऑर्डर पूरा जो शहर में था वो खास तौर से बिगड़ गया था, क्योंकि खास तौर से अगर आप देखें ये मुंबई कोर्ट का ये जो बांद्रा कोर्ट है इससे कुछ ही दूर पे
आप सड़क क्रॉस करेंगे और वहीं पर मातोश्री है, तो मातोश्री के बाहर सड़क पर शिव सैनिक जमे हैं। खार पे जिम जो पास का ही इलाका है वहां पर शिव सैनिक जमे हैं। लॉ एंड ऑर्डर का जो प्रॉब्लम है वो कंट्रोल नहीं कर पा रही थी मुंबई पुलिस से, और यही वजह है कि मुंबई पुलिस का भी बार बार मानना था क्योंकि इन लोगों ने चैलेंज किया था सरकार को कि सरकार चाहे जो कर ले वैसा टाइप्स, तो इसकी वजह से इनका कहना था कि ये सेडिशन का मामला बनता है। इसके अलावा लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम हुआ था, इन्होंने प्रोवोक किया था लोगों को, इसीलिए 153A का सेक्शन लगाया गया था। तो तमाम जो नॉन बेलेबल सेक्शंस हैं वो लगाए गए थे, लेकिन अदालत ने फिलहाल जब दोनों पक्षों की जब जिद सुनी थी तो जो मजिस्ट्रेट है उनका यही मानना था। उन्होंने एक लंबे चौड़े पन्ने पर जो रिटन ऑर्डर दिया है कि उन्होंने ये कहा कि बेल जो पुलिस कस्टडी है दैट इज रिजेक्टेड एंड द एक्यूजर सेंट टू जुडिशियल कस्टडी, यानी कि उनको जेल की हिरासत में भेज दिया। अब वजह क्या है, किस वजह से अदालत ने ये निर्णय पे पहुंची, ये अभी फिलहाल किसी को नहीं पता है, ना सरकारी पक्ष को ना बचाव पक्ष को, क्योंकि अदालत में वो वजह नहीं बताई गई है, सिर्फ इतना ही आदेश दिया गया था। और अब जब रिटन ऑर्डर क्योंकि उन्होंने मजिस्ट्रेट साहब ने खुद ने अपने हाथों से जो पन्ने पे लिखा है वो जब आदेश के तौर पर दोनों पक्षों को दिया जाएगा तभी पता चल पाएगा कि आखिर वजह क्या थी जिसकी वजह से मजिस्ट्रेट ने इतना बड़ा कदम उठाया कि उसी का बिल्कुल विद्या सभी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। मैं आपके पास डॉक्टर ऋत्विक आपके पास भी मैं आऊंगा, लेकिन इस बीच में आप तस्वीरें देख रहे हैं, आपको रवि राणा बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं, नवनीत राणा बिल्कुल साथ में बैठे हुए हैं, चेहरे पर थोड़ी सी शिकन जरूर है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप आज तक पर देख रहे हैं। ये नवनीत राणा को आप देखिए और रवि राणा को आप देखिए, न्यायिक हिरासत में उनको भेज दिया गया है। कोविड टेस्ट उनका उससे पहले होना है, अगर कोविड की रिपोर्ट नेगेटिव आती है उसके बाद ही उनको जेल ले जाया जाएगा, तलोजा जेल ले जाया जाएगा। रवि राणा को ये क्लियर हो गया। नवनीत राणा को अभी कहा जा रहा है कि भाईखला जेल ले जाया जा सकता है क्योंकि वो महिलाओं के लिए है, तो महिला आरोपियों को वहीं पर रखा जाता है। नवनीत राणा और रवि राणा को 14 दिनों तक कम से कम जो न्यायिक हिरासत में भेजा गया, लेकिन 29 तारीख को सुनवाई होगी उनकी जमानत पर, लेकिन नई धाराएं जोड़ी गई और सेडिशन का चार्ज उन पर लगाया गया। इसी पर सवाल उठने लगे। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये सांता क्रूज पुलिस स्टेशन की तस्वीर है। सांता क्रूज पुलिस स्टेशन को लाया गया था, खार पुलिस स्टेशन पर जबरदस्त बवाल हुआ था कल शाम को, वहां पर पथराव हो गया था, गाड़ी के शीशे तोड़ दिए गए थे किरीट सुमैया के, और बड़ी संख्या में वहां पर शिव सैनिक भी जुट गए थे। और उसके बाद सांता क्रूज पुलिस स्टेशन उनको ले आ गया था और इस वक्त सांता क्रूज पुलिस स्टेशन के अंदर की तस्वीरें आप देख रहे हैं और आज तक के पास एक्सक्लूसिव तस्वीरें। ऋत्विक हमारे साथ हैं। ऋत्विक, इस वक्त क्या चल रहा है सांता क्रूज पुलिस स्टेशन के अंदर? राजू, मैं आपको बता दूं, बांद्रा कोर्ट से यहाँ से जब से राणा दंपत्ति को लेकर निकले हैं, वो किस जेल में जाएंगे इसके बारे में तरह तरह की चर्चा हो रही है। सांता क्रूज के लॉकअप में उन्हें रखा गया है। हालांकि ये जो केस है ये खार पुलिस स्टेशन का है, लेकिन फिलहाल लॉकअप में वहां पर उनकी कोविड टेस्ट प्राथमिक रूप से की जाएगी और उस कोविड टेस्ट के लिए या उन्हें किसी अस्पताल में लेके जाया जाएगा या कोई डॉक्टर की टीम खुद आकर वहां पर RT-PCR टेस्ट करेगी। ये अब देखना होगा। तब तक राणा दंपत्ति को सांता क्रूज के पुलिस लॉकअप में ही रखा जाएगा। जो रिपोर्ट आती है उसके आधार पर ही ये तय किया जाएगा कि उन्हें किस जेल में भेजना है। ये बताया जा रहा है कि तलोजा जेल जो कि मुंबई के आउटस्कर्ट पर नवी मुंबई में आता है, वहां पर उन्हें भेजा जा सकता है। हालांकि जो महिला आरोपी रहती है उन्हें भाईखला जेल में रखा जाता है, लेकिन सांता क्रूज पुलिस स्टेशन में उन्हें तब तक रखा जाएगा जब तक उनकी कोविड टेस्ट जो है वो पूरी नहीं की जाती। अभी कोविड टेस्ट की रिपोर्ट का इंतजार करना होगा। आप दोनों के पास लौटूंगा, लेकिन इस बीच में पॉलिटिकल रिएक्शंस आने लगे हैं क्योंकि मामले में राजनीति गर्मा रही है। क्या रिएक्शंस आ रहे हैं, क्या बयान और क्या पलटवार हो रहा है, देखिए। इस प्रकार की गुंडागिरी एक ठाकरे सरकार की माफिया पुलिस कर सकती है। जिस प्रकार से कल रात को 10:30 बजे स्टेट स्पॉन्सर्ड पुलिस की मदद से 70-80 शिवसेना के गुंडा ने मेरे पे हमला किया, वो पुलिस की मिलीभगत से हुआ। 70-80 लोग वहां इकट्ठे कैसे हुए? मुझे तो केंद्र सरकार ने Z कैटेगरी सिक्योरिटी दिए, कमांडो ने चिंता व्यक्त की, ये जानकारी है। 5 ऑफिसर ने कहा हम आपकी व्यवस्था कर रहे हैं, आप जाइए। दरवाजा खोल दिया, 70-80 लोगों ने हमला किया। पत्थर, कांच की बाटलियां, जूते, ऑल विजुअल्स आर अवेलेबल। लोगों से पैसा जमा किया INS विक्रांत के नाम पर
लोगों से पैसा जमा किया INS विक्रांत सेव के नाम पर, देश को गुमराह किया, जनता को गुमराह किया। ऐसे व्यक्ति के बारे में अगर जनता सड़क पर उतरी है और 2 पत्थर मारे हैं तो भारतीय जनता पार्टी को इतना दर्द होने का कोई जरूरत नहीं है ना। ऐसे गुनहगारों के बारे में भारतीय जनता पार्टी की भी यही राय रही हमेशा, जो देशद्रोही है, जो गुनहगार है, जनता उसको माफ नहीं करेगी। रूस और यूक्रेन के बीच में पिछले 2 महीनों से जारी इस जंग के खात्मे के फिलहाल कोई आसार नजर नहीं आ रहे। कुछ मोर्चों पर रूस जरूर पीछे हटा है, लेकिन यूक्रेन के दक्षिणी और पूर्वी हिस्से में उसके हमले और तेज हो गए। यूक्रेन तबाही के कगार पर खड़ा है। पश्चिमी देशों से मिल रहे हथियारों के बल पर वह अभी तक इस जंग में खड़ा तो है, लेकिन इसकी बहुत बड़ी कीमत भी चुका रहा है। न यूक्रेन झुका, न रूस रुका। बम मिसाइल के बौछार लगातार। यूक्रेन जंग के वो 60 दिन। साठ दिनों बाद भी रूसी तोपें धड़ाधड़ गरज रही है। 60 दिनों बाद भी रूसी मिसाइलें यूक्रेन को खाक कर रही हैं। 60 दिनों बाद भी रूस के पड़ोस में हो रहे धमाके दुनिया को दहला रहे हैं। यूक्रेन के ज्यादातर शहरों से मोर्चे समेट चुकी रूसी फौज का पूरा जोर अब सिर्फ और सिर्फ यूक्रेन के पूर्वी इलाके डोनबास और दक्षिण में काला सागर से सटे तटीय इलाकों पर है। खार्किव में मौजूद आज तक की टीम ने रूसी हमलों के खौफ को साक्षात महसूस किया। We are taking as we speak. Here we have had to take cover now. You can see what's happening. Everybody is taking cover. Everybody is taking cover. Lalit is right there. This was an artillery fire. दक्षिण में मारियोपोल और खेरसन रूस के कब्जे में हैं। क्रीमिया बेस से दक्षिण के बाकी शहरों पर लगातार हमले किए जा रहे हैं। शनिवार को ओडेसा में रूसी मिसाइल ने 6 लोगों की जान ले ली, तो यूक्रेनी फौज ने खेरसन पर दोबारा कब्जे की कोशिश में बड़ा हमला बोला। पूर्व में खार्किव और इजियम पर करीब करीब पूरी तरह रूस का कब्जा हो चुका था। हालांकि खार्किव से रूसी सेना थोड़ी पीछे हटी है। इसी वजह से इस इलाके में हमले भी तेज हो गए हैं। ये खार्किव पर हमले की ताजा तस्वीर है। एक रिहायशी इमारत को निशाना बनाकर गिरी मिसाइल ने सब कुछ खाक कर दिया। इमारत नीचे से ऊपर तक आग की लपटों में घिर गई। इस इलाके में पहले ही भारी तबाही हो चुकी है। जो कुछ बचा है वो रूसी हमलों की दूसरी किश्त में स्वाहा हो रहा है। ये एक रिहायशी इलाका है और पूरी तरह से खत्म हो चुका है। घरों की हालत बहुत खराब है। लोग इन इलाकों को छोड़ के निकल चुके हैं। पूरी तरह से ये घर खराब हो चुके हैं, ध्वस्त हो चुके हैं। सामने देखिए उस गाड़ी का क्या हाल हुआ है। पूर्वी यूक्रेन के एक और शहर चर्निहिव से भी जब रूसी फौजें पीछे हटीं तो उनके बम और रॉकेट समेटने में यूक्रेनी फौज के पसीने छूट गए। शहर में जगह जगह ऐसी भारी भरकम बमों का अंबार है जो अगर फट गए तो आसपास के दर्जनों लोगों के चीथड़े उड़ा सकते हैं। लेकिन आसमान से गिरने वाली मिसाइलों का कोई हिसाब नहीं है। यूक्रेन के किस शहर पर कब और कहां आसमान से मौत बरस पड़े कोई नहीं जानता। लगातार यहाँ पे मिसाइलें गिर रही हैं। रोज बताया जा रहा है लगभग एक दिन में दर्जनों बिल्डिंगों को निशाना बनाया जा रहा है। और जो सड़क पर स्थिति है
जो बर्बादी का मंजर है वो हम आपको दिखाएंगे। यहाँ से लेके लगभग 500 मीटर तक लगातार जो है मिसाइल्स गिरी और बिल्कुल ताजा तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। जंग की शुरुआत 24 फरवरी को हुई थी। आज 60 दिन बाद भी यूक्रेन में वैसे ही हालात हैं। अभी भी तमाम शहरों में रह रहकर हवाई हमले के सायरन बजते रहते हैं। चारों ओर धमाके, आग और धुएं का मंजर है। फर्क यह है कि इन 60 दिनों में हजारों लोग मारे जा चुके हैं और आधे से ज्यादा शहर पूरी तरह तबाह हो चुके हैं। यूक्रेन के खार्किव से मौसमी सिंह और अभिषेक भल्ला के साथ आज तक ब्यूरो। यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की रूसी हमलों के खिलाफ 2 महीनों से पूरी दुनिया में अपना प्रचार अभियान छेड़े हुए हैं। ज़ेलेंस्की कई देशों की संसद को भी संबोधित कर चुके हैं, लेकिन शनिवार को उन्होंने अपना संदेश नई तरीके से दिया। यूक्रेन के कई शहरों में रूसी हमलों से बचने के लिए आम लोग मेट्रो स्टेशन में शरण लिए हुए हैं। ज़ेलेंस्की ने कल कीव के मेट्रो स्टेशन से यूक्रेन के लोगों की बात को दुनिया के सामने रखा। आसमान से जब आग बरस रही हो तो धरती को शमशान बनते देर नहीं लगती। जो महीने से जंग की आग में धधक रहे यूक्रेन के शहर शहर का यही मंजर है। यही वजह है कि लोग अपने घर बार छोड़कर मेट्रो स्टेशनों में सिर छिपा रहे हैं और रूसी मिसाइलों से जैसे तैसे जान बचाए हुए हैं। स्टेशन के गलियारे लोगों के लिविंग रूम बन चुके हैं और पटरी पर खड़ी ट्रेन के कोच, बेडरूम और किचन का काम कर रहे हैं। अपने नागरिकों के दर्द को आवाज देने के लिए यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की भी शनिवार को मेट्रो स्टेशन पहुंच गए। बिना ज्यादा तामझाम किए ज़ेलेंस्की सीढ़ियों से उतरे और मेट्रो स्टेशन के बीचों बीच कुर्सी जमाकर दुनिया भर के पत्रकारों के साथ सवाल जवाब का सिलसिला शुरू कर दिया और हमेशा की तरह रूस पर फतह का संकल्प दोहरा दिया। Штатів Америки. У мене буде зустріч з міністром оборони і з державним секретарем Сполученим Штатам, з паном Блінкеним. Якщо будуть знищені наші люди в Маріуполі, якщо буде проголошено референдум, псевдореферендум в нових псевдореспубліках, Україна вийде з будь-яких перемовних процесів. Все це я говорю про зброю. Від Сполучених Штатів все покращилось। ज़ेलेंस्की जिस अजोवस्तल प्लांट की बात कर रहे हैं वहां यूक्रेनी सैनिक बड़ी तादाद में फंसे हुए हैं। मारियोपोल में ये इकलौती जगह है जहां रूसी फौज का कब्जा अभी नहीं हो पाया है, लेकिन अजोवस्तल में हालात खराब हैं। प्लांट में सैनिकों के अलावा कई नागरिक हैं। अंदर खाना पीना खत्म हो चुका है और बाहर रूसी फौजों ने सारे रास्ते घेर रखे हैं। ये वीडियो प्लांट के अंदर से जारी किया गया है जो दुनिया भर में सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। छोटे छोटे यूक्रेनी बच्चे इस कैद से अपने घर जाने का इंतजार कर रहे हैं। Так бы играли в телефон, но хочется домой, хочется солнце увидеть. Ой, какие котики, да, класс. Здравствуйте, мы тут это... Привет. Я увидел, что вы пришли. Вот хотел бы кое-что сказать. Давай. Мы вот очень хотим вернуться все домой, хотим вернуться живыми, хотим увидеть своих родителей. Ну, не родителей. पता नहीं बच्चों की अपील रूसी राष्ट्रपति पुतिन को कितना पिघला पाएगी, लेकिन रूसी फौजों की पत्थर दिली के नए नए सबूत दुनिया को जरूर दहला रहे हैं। मारियोपोल की नई खबरें देखिए। आरोप है कि जिस तरह से बूचा में रूसी सैनिकों ने नरसंहार किया था, सामूहिक कब्रें खोदकर लोगों को दफना दिया था, ठीक उसी तरह से मारियोपोल में भी किया गया। यहाँ करीब 9000 शवों को ट्रकों में लादकर दफनाने की बात कही जा रही है। इस इलाके में नरसंहार और सामूहिक कब्र के दावों की पुष्टि सैटेलाइट तस्वीरों से भी की जा रही है, लेकिन फिलहाल इस इलाके पर रूस का कब्जा है, लिहाजा किसी भी दावे की पड़ताल मुमकिन नहीं है। यूक्रेन से मौसमी सिंह और अभिषेक भल्ला के साथ आज तक ब्यूरो। बीजेपी ने कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाया तो वहीं पर अब तैयारी कॉमन सिविल कोड यानी कि समान नागरिक संहिता पर कानून लाने की है, जिसका संकेत गृहमंत्री अमित शाह की ओर से दिए गए और अब इस पर सियासी घमासान तेज होता नजर आ रहा है।
पहले जम्मू कश्मीर से 370 हटाया। 370 और 35 से हटाने से घाटी का, जम्मू का, लद्दाख का भला होने वाला है और साच अर्थ में जम्मू कश्मीर ये 370 और 35 से हटने के बाद मान्यवर भारत का अभिन्न अंग बनने वाला। फिर राम मंदिर, 3 तलाक और सीए जैसे मुद्दों के साथ बीजेपी मैदान पर आई। कई बार देश की अलग अलग अदालतों में चैलेंज किया गया। मुस्लिम महिलाएं, माताएं, बहनें कई बार इस देश की अदालतों के पास अपने अधिकारों की रक्षा के लिए गई। ऐसा नहीं है कि पहली बार अदालत ने फैसला दिया है। शाहबानू के केस में भी फैसला दिया था, तब कानून बनाकर उसको रोकने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया। अब बारी है कॉमन सिविल कोड की, जिसका संकेत गृह मंत्री अमित शाह ने भोपाल में पार्टी की कोर कमेटी की बैठक में दिया। सीए, राम मंदिर, अनुच्छेद 370 और ट्रिपल तलाक जैसे मुद्दों के फैसले हो गए हैं। अब बारी कॉमन सिविल कोड की। अमित शाह ने कॉमन सिविल कोड के संकेत दिए तो सियासत गर्मा गई। उत्तराखंड के सीएम पहले ही राज्य में कानून बनाने की तैयारी कर रहे हैं। अब इस लिस्ट में यूपी का नाम भी शामिल हो गया है। दो अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से हमारा प्रदेश लगा हुआ है। 2 अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हमारे प्रदेश से लगी हुई है, तो हमारे प्रदेश के अंदर सबके लिए एक समान कानून होना चाहिए। ये नहीं कि कोई किसी धर्म का है तो वो अलग कानून बनाएगा, वो अलग कानून को मानेगा, कोई अलग संप्रदाय का है, कोई अलग पंथ का है, चाहे कोई किसी धर्म, संप्रदाय, पंथ, किसी भी विशेष समुदाय का होगा, तो उत्तराखंड के अंदर अब सबके लिए एक कानून होगा। देश के अन्य राज्यों में भी जहां भाजपा की सरकार है वहां भी, और जहां गैर भाजपा सरकारें हैं, अगर सबका साथ सबका विकास, सबके लिए एक जैसा कॉमन सिविल कोड, ये तो एक ऐसी चीज है जिसका सबको मांग करनी चाहिए, सबको स्वागत करना चाहिए। लेकिन हर जगह जब वोट बैंक तलाशता है व्यक्ति, तो निश्चित तौर से उसके सामने तुष्टीकरण की राजनीति दिखाई देती है, लेकिन हम इसके पक्ष में। बीजेपी के सहयोगी दल भी अब इसका स्वागत करते नजर आ रहे हैं, लेकिन विरोधियों को बीजेपी का ये एजेंडा समझ नहीं आ रहा है।